So, welcome students in the classmate tutorials online. मैंने अभी जो लेक्चर जीरो इसके पहले दिया था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जेई इलेक्ट्रिकल की प्रिपरेशन में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। तो उसमें आपने देखा जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, कुछ सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड थे जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव। इन एडिशन टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कुछ और भी सब्जेक्ट्स थे जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से रिलेटेड थे, जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनालॉग सर्किट्स हैं, कम्युनिकेशन है, माइक्रो प्रोसेसर है। ये सारी चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, जो चीज़ें हम लोगों को पढ़नी पड़ेंगी फॉर प्रिपरेशन ऑफ जेईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, इसके बाद अगर हम सिलेबस देखें तो हम लोग के सिलेबस में कुछ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट भी आते हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। इसके अलावा रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल प्लस हिंदी भी आती है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स तो आप लोग अलग से डील कर लेंगे, अलग से कैसे पढ़ लेंगे। बहुत सारे जर्नल्स हैं, बहुत सारी और भी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन टेक्निकल के लिए लिमिटेड चैनल्स हैं और खासकर ऐसे चैनल जो जेईई इलेक्ट्रिकल का ही सिलेबस डिस्कस करें या उस पर ही फोकस करें, ऐसे चैनल्स लिमिटेड हैं। तो उनमें से एक हमारा चैनल हो सकता है। बाकी आप लोग इस चैनल पे लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोस देखिए, अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। ओके, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको फ्रॉम 0 to 100 इनिशियल टू फाइनल एक लेक्चर में आपको लगभग डेली अपडेट अपलोड करता रहूँगा ताकि आप लगातार आते बने रहें। एक गुजारिश और करना चाहूँगा कि जब भी आप ये हमारे लेक्चर सुने या देखें तो अगर आप कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे तो शायद आपको कुछ ऐसी बातें मिलें जो आपको मतलब नोट करने के लायक, जो आप नोट करें और उससे फ़ायदा लें। लेक्चर सीरीज के साथ साथ मैं ये भी कोशिश करूंगा कि कुछ जो है क्वेश्चनेयर्स भी करूं ताकि आपको हर टॉपिक से संबंधित कुछ सवाल मिले और उससे आपको जो आपने टॉपिक पढ़ा है और वो थोड़ा सा और उसको स्ट्रांगनेस मिले और उसको एक फोकस मिले, एक लाइट मिले। ओके, तो इसी कोशिश में मैं आपके साथ बना रहूंगा और आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो दोस्तों, इस यूपीपीसीएल जेईई या एसएससी जेईई का जो सिलेबस है उसकी स्टार्टिंग में करने चल रहा हूँ और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आवर फर्स्ट सब्जेक्ट एंड that subject will be what will be basic electrical engineering और subject will be basic electrical engineering। इस सब्जेक्ट में जो हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम है डीसी नेटवर्क एनालिसिस। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा और इस चैप्टर में क्या क्या बातें हम लोग पढ़नी हैं आप प्लीज एक एक करके नोट करते रहिएगा। सारी बातें मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं आज ये डिस्कस कर रहा हूँ इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, चैप्टर के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें बताई जाएंगी। तो सबसे पहली बात जो हम यहाँ बताने वाले हैं, आपसे डिस्कस करने वाले हैं, वो है 5 बेसिक एलिमेंट्स, 5 basic elements of electrical circuits। 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ये हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्सेज एंड करंट सोर्सेज। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे किरचॉफ लॉज, दैट इज केसीएल एंड केवीएल। इसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ केसीएल एंड केवीएल, दैट इज नोडल एनालिसिस, नोडल
एनालिसिस एंड मेश एनालिसिस। नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस के साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है, कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हम लोग क्लासिकल नोडल मेथड एंड क्लासिकल मेश मेथड नहीं अप्लाई कर पाते हैं। तो ऐसे केसेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके हैं जो पढ़ने पड़ेंगे, सुपर नोड एंड सुपर मेश मेथड। सुपर नोड एंड सुपर मेश मेथड, ये सब जानने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, थ्योरम्स पर जाएंगे। फर्स्ट थ्योरम हम लोग की है थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नॉर्टन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम। नेक्स्ट आपका है सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम। आप प्लीज कॉपीज ले लीजिए और नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट आपका है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। कुछ और बेसिक फंडामेंटल से ही संबंधित चीजें हैं, जैसे कि करंट डिवाइडर रूल है ना, एंड वोल्टेज डिवाइडर रूल, सब कुछ बेसिक से संबंधित ये पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। फिर हम लोग जो है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी बातें हम लोग अगर ये पढ़ लेंगे तो हम लोग का ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पहला चैप्टर है दैट इज डीसी नेटवर्क एनालिसिस, वो कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों आज ये हम लोग का लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 में मैं चाहूंगा कि 5 बेसिक एलिमेंट्स के बारे में आपको बता दूं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक वो क्या है हम लोग का, 5 बेसिक एलिमेंट्स। 5 क्या पढ़ रहे थे हम लोग, 5 बेसिक एलिमेंट्स, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। तो पहला फर्स्ट एलिमेंट अगर बात करें हम लोग, अगर हम पहले एलिमेंट की बात करें तो पहला एलिमेंट क्या है, रजिस्टर। पहला एलिमेंट क्या है आपका, रजिस्टर। ध्यान दीजिएगा, इसकी प्रॉपर्टी, रजिस्टर तो एक एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, प्रॉपर्टी इज व्हाट, इट इज रेजिस्टेंस। प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग दिस सिंबल, दिस इज द सिंबल। इसको लिटरेचर में लिखते कैसे हैं, तो इसको लिखते हैं यूजिंग कैपिटल आर। What is its unit? Unit is what it is, ohm, okay। ये सारी बातें प्लस इसको बेसिकली डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो बेटा रेजिस्टेंस आप सभी लोग पहले पढ़ चुके हो, मैं फिर से एक बार अपनी जिम्मेदारी समझते हुए फिर से बताना चाहता हूं कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, रेजिस्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय व्हिच द मटेरियल opposes any kind of flow of charge through it। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मटेरियल स्वयं से होकर बहने वाली धारा या बहने वाले आवेश के मार्ग में बाधा पहुंचाता है। तो रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध है, क्लियर। और इसको अगर हम मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन किया गया, कैसे रिप्रेजेंट किया गया, तो मैथमेटिकल रिलेशंस के लिए क्या है तो आपने पढ़ा होगा V इज प्रोपोर्शनल टू I, और जिस लॉ को आप लोग शायद ओम्स लॉ के नाम से भी जानते होंगे, तो ओम्स लॉ से इसको डिफाइन किया है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, बाद में जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लगाया गया तो इसको V इज इक्वल टू RI लिखा गया, ओके। तो V इज इक्वल टू RI क्या है, ये एक फंडामेंटल रिलेशन है
जो जब भी हम लोग से कोई रेजिस्टेंस के बारे में बात करें या रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, तो जो फंडामेंटल रिलेशन है वो हम लोगों के माइंड में सबसे पहले आना चाहिए, दैट्स व्हाट इट इज V इक्वल टू R I। ओके, चलिए इस यहाँ पर एक बात मैं आपसे और करना चाहूंगा, हालांकि मैं केवल यहाँ पे नोटिफाई कर रहा हूँ, मैं अभी यहीं से इसी रिलेशन से हम इस एलिमेंट की लीनियरिटी के बारे में बात करें कि एलिमेंट लीनियर है या नहीं है, ये इसी रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे। और मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर बाद जब मैं हम लोग L और C के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, फिर हम लोग ये डिस्कस करें। ओके, सिमिलरली आपका जो दूसरा जो एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट, वो क्या है? इंडक्टर। सेकेंड एलिमेंट इज व्हाट? ये आपका इंडक्टर है। इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस, और हम लोग इंडक्टेंस को पढ़ेंगे। इंडक्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर। ओके, क्लियर है? और इसको हम लोग कैसे, इसका सिंबल क्या है? तो इसका सिंबल एक क्या है? इज लाइक कॉइल। ओके, ये हो गया। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो कैपिटल लेटर L से, और इसकी यूनिट क्या होती है? तो इट इज हेनरी। ओके, हालांकि हेनरी बहुत बड़ी यूनिट है। जनरली जो हम लोग इंडक्टर्स देखते हैं जिससे में रूबरू होते हैं वो जनरली मिली हेनरी या माइक्रो हेनरी में होते हैं। हेनरी इज क्वाइट बिग यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। ओके, और बेसिक रिलेशन जो इंडक्टेंस को परिभाषित करे वो क्या है? दैट इज व्हाट? दैट इज साई इज इक्वल टू Li। साई इज इक्वल टू Li। इट इज व्हाट? इट इज द बेसिक रिलेशन from which we can define inductance। तो यहीं से अगर इंडक्टेंस को डिफाइन किया जाए तो आप ये कह सकते हो शायद फ्लक्स लिंकेज पर एम्पियर इज कॉल्ड इंडक्टेंस। व्हाट इज साई हियर? साई इज फ्लक्स लिंकेज। मैं थोड़ा सा यहाँ पे नोट करता हूँ, हो सकता है आपके लिए टर्म नया हो। तो साई क्या है? साई इज व्हाट? इट इज फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज जो हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं समझ सकते हैं, ये बद्ध फ्लक्स होता है। क्या है? यह बद्ध फ्लक्स है। अभी मैं स्लाइड चेंज करूंगा, फिर आगे एक बार बताऊंगा। ये बद्ध फ्लक्स है, और आई क्या है? करंट है। तो अगर किसी कुंडली में, ठीक है, कोई फ्लक्स, कोई कुंडली किसी फील्ड, किसी 5 फ्लक्स की फील्ड में रखी होती है, तो और उसमें n टर्न हो, तो n into 5 उसमें उसका फ्लक्स लिंकेज हो जाता है। थोड़ा सा मैं इसको नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को, फ्लक्स लिंक को समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करिए कि हमारे पास ये ऐसा फ्लक्स है, ये फ्लक्स है, ठीक है, और इसके मार्ग में एक कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल में मान लीजिए कि n टर्न है, ये हमारा 5 फ्लक्स है। तो जो फ्लक्स लिंकेज होगा, कुंडली से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, कितना फ्लक्स बद्ध हुआ, वो होगा n into 5। तो ये फ्लक्स है, इसकी इकाई होती है वेबर, ये नंबर ऑफ टर्न है। इसको भी अब इसकी इकाई टर्न होने लगी है। हालांकि n एक संख्या है, इसकी कोई इकाई नहीं होनी चाहिए, फिर भी ग्लोबली लोग इसको टर्न की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो फाई है, सॉरी इट इज फाई, जो साई है, तो साई की इकाई जो है कई जगह पर वेबर टर्न लिखा होता है, वेबर टर्न, ठीक है। अगर कहीं वेबर लिखा हो तो भी आप नाराज मत होइएगा, वेबर भी ठीक है, क्योंकि टर्न जो है यूनिटलेस होते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका फ्लक्स लिंकेज। यानी कि अगर हम अभी आपने देखा कि जो संबंध जिसने इंडक्टेंस को परिभाषित किया है वो क्या है? साई इज इक्वल टू L into I। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि L इज व्हाट? इट इज साई डिवाइड बाई I। दैट इज इकाई की बात करें तो वेबर टर्न, वेबर टर्न पर एम्पियर, पर एम्पियर। ये भी वही इकाई है जो हेनरी होगी, तो हेनरी कहिए या वेबर टर्न पर एम्पियर कहिए, दोनों ही इंडक्टेंस की इकाई है। ओके, तो ये एक बेसिक रिश्ता हो गया इंडक्टेंस का, साई इज इक्वल टू Li, जहां से हम लोगों ने इंडक्टेंस को परिभाषित किया। सिमिलरली अब हम लोग का थर्ड एलिमेंट आ रहा है। थर्ड एलिमेंट हम लोग का क्या है? कैपेसिटेंस। ओके, तो थर्ड एलिमेंट है कैपेसिटर। ओके, थर्ड इज कैपेसिटर। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी इज व्हाट? इट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस
एंड व्हाट इज कैपेसिटेंस, बहुत ही बचपन में ही पढ़े होंगे कैपेसिटेंस, ध्यान आ रहा होगा। व्हाट इज इट, इज कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, चार्ज को, आवेश को धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, मतलब कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, एंड द बेसिक रिलेशन which can define this capacitance is what, it is Q is proportional to V। मीन्स किसी भी कैपेसिटर के प्लेटों के बीच अगर V विभवांतर लगाया जाए, V वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया जाए, तो उसमें Q अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो इसी में पोटेंशियलिटी कांस्टेंट लगा दिया जाए तो Q इज इक्वल टू व्हाट इट इज, बिकम्स CV। तो ये एक बेसिक रिश्ता है जो कैपेसिटेंस को प्रोवाइड कर सकता है। तो व्हाट इज C, C इज कैपेसिटेंस, यूनिट क्या होती है इसकी, पढ़ा होगा आपने, फेरेड, है ना। तो फेरेड, तो C इज व्हाट, इट इज Q डिवाइड बाय V। तो व्हाट इज C क्या कैपेसिटेंस है, तो इसकी यूनिट क्या थी, फेरेड। तो 1 फेरेड की बात करें, व्हाट इज दिस, दिस इज 1 कूलम्ब डिवाइड बाय 1 वोल्ट, और यू मे से कूलम्ब पर वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट। तो ये आपकी कैपेसिटेंस की इकाई हो गई। कैपेसिटेंस को समझने के लिए Q इज इक्वल टू CV, इंडक्टेंस को समझने के लिए psi इज इक्वल टू Li, और रेजिस्टेंस को समझने के लिए V इज इक्वल टू Ri। ये हम लोगों ने 3 संबंध पढ़े। तो इस तरीके से मैंने बेटा आप लोगों को रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की परिभाषाएं बताने का प्रयास किया। अब थोड़ी सी चर्चा इसमें आगे बढ़ाना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये बात यहाँ पे हो रही है तो क्यों ना यहीं पे खत्म हो जाए, ध्यान दीजिएगा। तो एक टर्म आता है कि ये एलिमेंट्स लीनियर हैं या नहीं, ये आप बोलते हैं। तो लीनियरिटी के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात मैं करता हूँ, लीनियरिटी की बात करते हैं, लीनियरिटी। तो ये एलिमेंट्स R, L और C ये लीनियर हैं या नहीं है, इसकी बात करें। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी आप पढ़े होंगे, हम वहीं से इसको कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे और वहीं से समझने की कोशिश करेंगे। अभी आपने पढ़ा कि आपने एक एलिमेंट पढ़ा था रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के लिए आपने जो रूल पढ़ा, जो रिलेशन पढ़ा, वो था V इज इक्वल टू RI। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस, ओके। सेकेंड एलिमेंट आपने पढ़ा है L, और इसके बारे में जो आप पढ़ रहे थे, जो आप डिस्कस किया था, दैट इज psi इज इक्वल टू Li। और थर्ड जो एलिमेंट आपने कैपेसिटेंस डिस्कस किया और इसके बारे में पढ़ रहे थे, तो आपने रिलेशन पढ़ा था Q इज इक्वल टू CV। थोड़ी सी मैथमेटिक्स अगर आपको ध्यान हो के पढ़ा होगा, आपने एक बचपन में ही लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी जो y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। तो अगर मैं y इज इक्वल टू mx को प्लॉट करूं, ठीक है, अब हम एक एक करके इन सभी को प्लॉट करने की बेटा कोशिश करेंगे, और यहीं से हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, देखते हैं हम लोग क्या सीख पाते हैं। ओके, तो y इज इक्वल टू mx एक लाइन है। कैसी लाइन है? एक ऐसी लाइन जो कि ओरिजिन से होकर पास कर रही होगी। भाई मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है और इस पेन से तो और अच्छी नहीं बन रही, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा और एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ बनाता हूँ y इक्वल टू mx। तो सबसे पहले तो मैं लूंगा एक y एक्सिस, ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी x एक्सिस, ठीक है, ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गई हमारे पास y एक्सिस, और हमें प्लॉट करना है y इक्वल टू mx। तो देखिए y इक्वल टू mx ये एक ऐसी लाइन का समीकरण है जो अगर ये ओरिजिन हो तो ये लाइन आपकी ओरिजिन से जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, और इसका स्लोप होगा m, इसका स्लोप होगा m। क्लियर? सिमिलरली अगर देखा जाए, और ये लाइन कैसी है, इसको आप कहते हो ये स्ट्रेट लाइन है, एक लीनियर लाइन है। तो y इक्वल टू mx क्या है? एक लीनियर लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो जो भी रिलेशंस यही ग्राफ शो करे, जो भी रिलेशन, जो भी मैथमेटिकल संबंध जो हो, जो भी गणितीय संबंध हो, वो इसी प्रकार को से ग्राफिकली बनाए जा सके। तो मेरे ख्याल से अगर y इक्वल टू mx एक लीनियर लाइन है तो वो भी संबंध क्या होंगे? लीनियर होंगे। और ऐसे एलिमेंट जो ऐसे संबंध को फॉलो करते हो जिनका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्ट्रेट लाइन की तरह है, वो क्या कहे जाएंगे? वो लीनियर कहे जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लीजिए कि रेजिस्टेंस के लिए
प्लॉट करना चाहें, उसका VI कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करना चाहें, Y एक्सिस पे हम लोग V को प्लॉट करेंगे, X एक्सिस पे हम लोग I को प्लॉट करेंगे, बिकॉज I इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, V इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो हम लोग, और ये हमारा हो गया ओरिजिन, तो हम लोगों को यहाँ भी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, यानी कि रेजिस्टेंस भी Y = mx की तरह क्या है, सॉरी ये संबंध V = RI संबंध जो है V Y = mx क्या लीनियर संबंधी है, इसलिए रेजिस्टेंस भी क्या हुआ, एक लीनियर एलिमेंट हुआ। सिमिलरली अगर हम इंडक्टेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग Y एक्सिस पे साई को प्लॉट कर सकते हैं, ये हमारा ओरिजिन हो गया। X एक्सिस पे हम लोग I को प्लॉट कर सकते हैं, तो ये जो ग्राफ होगा वो इस कैरेक्टरिस्टिक को, इंडक्टेंस के रिलेशन को भी क्लियरली डिपेंड कर सकता है, और यहाँ से ये भी हम लोग को इंडिकेट होता है कि इंडक्टेंस भी क्या है, R की तरह लीनियर एलिमेंट। सिमिलरली हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में बात करें तो यहाँ भी Y एक्सिस एंड X एक्सिस होगा। Y एक्सिस पे हम लोग Q को प्लॉट कर सकते हैं, X एक्सिस में लोग V को प्लॉट कर सकते हैं, और ये हमारी जो लाइन होगी वो इस रिलेशन को इंडिकेट करेगी। तो दोस्तों हम लोग को मेरे ख्याल से यहाँ से ये पूरा क्लियर विजन मिल रहा है, यहाँ से पूरा क्लियर विजन मिल रहा है हम लोगों को कि ये जो तीनों एलिमेंट्स हमारे हो गए, ये तीनों एलिमेंट्स हमारे जो है वो लीनियर एलिमेंट्स। ओके, तो लीजिए ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से हम लोग ये सिंपली कह सकते हैं कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे एलिमेंट हो गए, दे आर लीनियर एलिमेंट्स। ओके, तो लीनियरिटी में मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये तीनों जो एलिमेंट हमारे जो बेसिक एलिमेंट हैं, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये हमारे तीनों जो एलिमेंट हैं दे आर बेसिकली लीनियर। हालांकि इस बात को समझने के लिए और भी तरीके हैं और भी बातें हैं। मैं एक बात आपको बता चुका हूँ, एक तरीके से मैं इसको डिफाइन कर चुका हूँ, एक और तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। एक और तरीके से इसको समझा सकता है कि एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स कौन से होंगे जो लीनियर, या लीनियरिटी के लिए हम लीनियरिटी को किसी और तरीके से कैसे समझ सकते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो रिस्पॉन्स है या इफेक्ट है वो कॉज के जैसा हो, जिसका रिस्पॉन्स या इफेक्ट कॉज के जैसा हो या इनपुट जैसा हो, जिसका आउटपुट इनपुट को फॉलो करे। ऐसे एलिमेंट्स जिनका आउटपुट इनपुट को फॉलो करे, वो एलिमेंट्स कैसे हैं, दे आर लीनियर। क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आप ये शायद आपको अंदाजा हो, जैसे कि अगर हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, सपोज करिए कि मैंने जो है रेजिस्टेंस में, अगर सपोज करिए रेजिस्टेंस मैंने ये वाला इनपुट दिया, ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस के क्रॉस मैंने एक साइनसॉइडल वोल्टेज दिया, तो आप चलिए मैं ये तीनों कर दूं, वोल्टेज कॉमन है, यही वाला वोल्टेज मैंने R को भी दिया, L को भी दिया और C को भी दिया। तो अब करंट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, चलिए करंट को ड्रॉ करके देख लेते हैं। अगर ये आपका वोल्टेज है, ये क्या है, ये वोल्टेज है, तो करंट की बात करें, अगर आपका एलिमेंट रजिस्टर होगा तो आपकी करंट कैसी होगी, ऐसी होगी कि नहीं होगी, आपने पहले पढ़ रखा है। रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट क्या होती है, सेम फेज में होती है। क्लियर? तो आप देखा जैसा करंट, जैसा वोल्टेज है सेम फॉर्म में करंट भी आ रहा है। इंडक्टेंस तो यानी कि अगर मैं इस करंट का नाम लूं तो उसको मैं IR लिख देना चाहिए, बिकॉज दिस इज करंट का रेजिस्टेंस। अगर हम इंडक्टेंस की बात करें तो इंडक्टेंस में आप लोगों ने शायद ये पहले पढ़ा होगा कि इंडक्टर के केस में क्या होता है, जो करंट होती है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। ओके, तो यानी कि ये करंट मेरे ख्याल से ऐसी होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये वाली करंट कौन सी हो गई, ये इंडक्टर करंट, मैंने इसको IL से शो कर दिया, यानी इंडक्टर करंट क्या होगी, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग। लेकिन अगर हम फॉर्म देखें, फॉर्म देखिए तो जो ये देखिए ये वोल्टेज का जो फॉर्म है, करंट का फॉर्म भी क्या है,
सेम फॉर्म है, जितने फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज है उसी फ्रीक्वेंसी की करंट है, जो टाइम पीरियड वोल्टेज का है वही टाइम पीरियड करंट का भी है। यानी कि जो आउटपुट यानी करंट और इनपुट यानी वोल्टेज, तो आउटपुट और इनपुट दोनों का जो फॉर्म है दैट इज व्हाट, इट इज सेम। अगर मैं यहीं पे रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस के अलावा डायोड लगाता तो क्या होता, वो डायोड क्या होता, इनपुट आपका कंप्लीट साइकिल आता और आउटपुट क्या आता, हाफ साइकिल आता। यानी डायोड के केस में क्या हो रहा है, आउटपुट जो है वो इनपुट को कंप्लीटली फॉलो नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए डायोड कैसा एलिमेंट है, डायोड इज नॉन लीनियर। चलिए कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं। कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड्स फ्रॉम द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, तो वो यहाँ से स्टार्ट दिखा सकते हैं आप। ओके, तो ये करंट आप कैपेसिटर करंट आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ये हो गई आपके कैपेसिटर करंट, इसका नाम रहेगा माइनस। तो इस दोस्तों इस यहाँ से देख कैसा लग रहा है हम लोगों को कि रजिस्टर हो, इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, इन तीनों के केस में जो आपका रिस्पॉन्स है यानी कि करंट है वो कॉज यानी कि इनपुट को एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है। तो यहां से भी हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों एलिमेंट्स कैसे हैं, दे आर। चलिए अब इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तो हम लोग जो 5 बेसिक एलिमेंट, जो पंच तत्व मैं कहता हूं कभी कभी, तो जो 5 बेसिक एलिमेंट्स की बात हम कर रहे थे उसमें से हम लोगों ने 3 की बात हम लोगों ने करनी है, दे आर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर। अब हम बात करने चल रहे हैं अबाउट वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। क्लियर, तो चलिए हम लोग बात करते हैं अबाउट वोल्टेज सोर्स। क्लियर, ध्यान रखिएगा। क्लियर, कैन सी। तो नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज वोल्टेज सोर्स। चलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बातें कई बार होनी है, आगे के लेक्चर्स में कई बार ये बातें होनी है, तो इसको मैं जितना इंपॉर्टेंट है मैं वही यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ओके, तो वोल्टेज सोर्स, तो सिंबल अगर देखा जाए तो वोल्टेज सोर्स को आप लोग जनरली डीसी वोल्टेज सोर्स को इस प्रकार से शो करते हैं। ठीक है, दिस इज, ये इसके वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल है, जैसे आपके बैटरी के टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। हालांकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे कई लोग लिख देते हैं, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर वाले ने पहले ही, जो उसने मैन्युफैक्चरर है उसने पहले कह दिया है, जो ये बड़ी वाली लाइन है दिस सोर्स हाई पोटेंशियल पॉइंट, जो छोटी वाली लाइन शो कर रही है वो लो पोटेंशियल पॉइंट को शो करती है, इसलिए प्लस बैटरी के टर्मिनल्स पे प्लस और माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती। फिलहाल आपकी सुविधा के लिए, आपकी समझ के लिए मैंने इसको यहाँ पे नोट किया। तो हालांकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो कहना भी नहीं चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी सेड लाइक दिस, हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। ठीक है, लो पोटेंशियल पॉइंट है, हाई पोटेंशियल। ओके, ये बैटरी है। ओके, ये जो बैटरी मैंने शो की है दिस इज बेसिकली आइडियल बैटरी, दिस इज व्हाट, दिस इज आइडियल वोल्टेज सोर्स, दिस इज आइडियल वोल्टेज सोर्स। क्लियर, व्हाई इट इज आइडियल, ध्यान दीजिएगा। सपोज ये आइडियल क्यों है, ये आइडियल इसलिए है क्योंकि इसके टर्मिनल्स ए और बी पे हम जो भी लोड लगाएंगे उस लोड को उतना ही वोल्टेज मिलेगा जो बैटरी का रेटेड वोल्टेज है। आप समझने की कोशिश करिए, मैं इसको एग्जांपल शो करने समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज करिए हमारे पास वी आर हैविंग अ वोल्टेज ऑफ सोर्स ऑफ 30 वोल्ट, हमारे पास एक 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। ओके, मैंने ये इसका टर्मिनल ए है और ये इसका टर्मिनल बी है, मैंने ए और बी के बीच एक एलिमेंट लगाया, सपोज करते हैं वो जो एलिमेंट लगाया है वो 5 ओम का है। आप सब लोग समझदार हो कि ये सर्किट, ये एलिमेंट लगाते ही ये सर्किट क्लोज हो गया होगा और उसमें एक करंट इस तरीके से फ्लो होना स्टार्ट हो गई होगी, और इस करंट की वैल्यू क्या है, दिस इज व्हाट, I is equal to V divided by R, that is 30 divided by 5, so it must be of 6 amperes. क्लियर, यानी कि इस लोड में जो करंट जा रही है वो कितनी है, 6 एम्पियर्स। ओके, नाउ अगर मैं लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है, लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है मैं इसको VL कहूँ, वोल्टेज अक्रॉस लोड, तो हम लोग VL को कैलकुलेट कर सकते हैं I into R से,
तो I क्या है इसमें 6 एम्पियर है, R कितना है 5 ओम है, क्या आया इट इज 30। तो आप देखिए क्या ये 30 वोल्ट आपने देखा, शायद आपको ये सोर्स वोल्टेज बराबर है कि नहीं है। अगर ये VS हो तो VS और VL इक्वल है कि नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पर आप 5 ओम नहीं लगाते, चलिए एक छोटा सा सवाल है, आप करके देख लीजिएगा। 5 की जगह आप 10 ओम कर लीजिएगा। आप जैसे ही 10 ओम करेंगे आपकी करंट 3 एम्पियर हो जाएगी एंड 3 into 10 अगेन इट विल बी 30। सो यानी कि अगर ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो ऐसे केस में कुछ भी लोड आप लगाओगे, कितना भी लोड लगाओगे, द वोल्टेज अक्रॉस लोड विल बी इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी और वोल्टेज ऑफ द वोल्टेज सोर्स। तो जो भी जिस भी रेटिंग का वोल्टेज सोर्स होगा उतना ही वोल्टेज आपको कंप्लीट मिलेगा अगर आपके वोल्टेज सोर्स में कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये एक आइडियल वोल्टेज सोर्स की परिकल्पना है, ये एक हाइपोथेसिस है। जनरली सोर्सेज आइडियल नहीं हो सकते, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम लोग आइडियल मान के चलते हैं। न्यूमेरिकल्स में आपने देखा होगा अगर बैटरीज इस तरीके से दी हो, उनमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस ना लिखा हो, ना कहीं पर बना हो सर्किट में, तो आप उसको आइडियल वोल्टेज सोर्स ही मानकर चलोगे। ओके, चलिए ये देखते हैं अगर ये बैटरी आइडियल ना हो के प्रैक्टिकल होती तो क्या होता। ओके, चलिए ध्यान देते हैं। सपोज करते हैं अगर हम एक हमारी बैटरी कुछ इस टाइप से हो, ठीक है। ये मान लीजिए कि 30 वोल्ट की बैटरी हमारे पास है, ये हमारा VS है ना, और ये मान लीजिए कि 1 ओम मैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान के चल रहा हूँ। हालांकि इतना होता नहीं है, बैटरीज का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है काफ़ी छोटा होता है। केवल समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लेने की कोशिश की है। और मैंने यहाँ पे एक लोड लगाया है, और लोड मान लेते हैं आपका जो है वो सपोज करते हैं 5 ओम का लोड है, ठीक है। सर्किट क्लोज हो गया है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो होनी चाहिए। सपोज करते हैं ये I है, तो I कैसे कैलकुलेट करेंगे। I इज व्हाट, इट इज 30 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, सो इट इज 5 ओम प्लस 1 ओम, दैट इज 30 डिवाइड बाय 6, दैट इज व्हाट, दैट इज 5 एम्पियर। ओके, तो ये 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। वो करंट यहाँ भी होगी 5 एम्पियर की, वही करंट आपकी यहाँ नीचे की तरफ ऐसे फ्लो करेगी 5 एम्पियर की। आप देखो तो इस लोड में कितना वोल्टेज जाएगा, तो VL कितना हो गया आपका 5 एम्पियर इंटू 5 ओम, दैट इज व्हाट 25 वोल्ट। क्लियर, यानी VL 25 हुआ, जबकि VS कितना है हमारे पास 30 है। तो आउट ऑफ 30 वोल्ट वी आर गेटिंग ओनली 25 वोल्ट एट द लोड साइड। तो व्हाट हैपेंड टू दैट रेस्ट 5 वोल्ट, क्या हुआ, बचे हुए 5 वोल्ट। ध्यान दीजिए यहाँ पर चेक करिए, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया कितने का 5 into 1 दैट इज 5 ओम। तो 5 ओम का वोल्टेज ड्रॉप कहाँ हो गया, वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप इन व्हाट, इन इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ये जो बिहेवियर है ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का बिहेवियर होता है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज में क्या होगा, उनके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। उनमें जो प्लेट्स लगे हैं, जो बैटरी की प्लेट्स हैं, उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो भी मतलब बैटरी के अंदर, जो बैटरी के टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिल रहा है लोड साइड में, ये वोल्टेज हमेशा उसके सोर्स के जो रेटेड वोल्टेज है उससे कम होता है। ये कब होगा, लोड लगने पर। अच्छा, अगर लोड न लगे तो क्या होगा, ये भी चलो चर्चा करके देखते हैं। सी ही है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी है, जो कि कैसी बैटरी है, प्रैक्टिकल बैटरी है। प्रैक्टिकल बैटरी है, ध्यान से देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए यहाँ पे 30 वोल्ट है, ये मान लीजिए 1 ओम है, ये A है, ये B है। किसी ने पूछ लिया कि A और B के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, और आपको आंसर दिए हुए हैं। A में आपको दिया हुआ है 30 वोल्ट दिया हुआ है,
बी में दिया हुआ है कि लेस देन 30 है ना, लेस देन 30 होगा, और सी में दिया हुआ है वो मोर देन 30 दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है कि नो वोल्टेज। मतलब कह दिया किसी ने कि अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर कोई ये आपको सोर्स दे दिया, एक क्रिटिकल वोल्टेज सोर्स है जो 30 वोल्ट का सोर्स है, 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और आपसे पूछा गया कि ए और बी के बीच में कितना वोल्टेज आएगा, 30 आएगा, 30 से कम आएगा, 30 से ज्यादा आएगा, या कुछ नहीं आएगा। तो बेटा ध्यान रखना कि अगर ए और बी के बीच में हम लोगों को कोई लोड नहीं लगाना है, हमें इस टर्मिनल पे केवल वोल्टेज मेजर करना है, तो अगर यहाँ पे कोई लोड नहीं लगा तो कोई सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, और कोई करंट अगर नहीं फ्लो करेगी तो इस वाले एलिमेंट में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा। इसलिए यहाँ पर कितना वोल्ट मिलेगा, ये 30 वोल्ट पूरा मिल जाएगा। यानी विदाउट लोड कंडीशन अगर हो, अगर लोड नहीं लगाया गया हो, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में आप डिफरेंस नहीं कर सकते। विदाउट लोड कंडीशन में प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज का बिहेवियर भी, विदाउट लोड कंडीशन में प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज का बिहेवियर भी क्या होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स के बिहेवियर की तरह होता है। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैं समझ सकते हैं हम लोग कि अगर लोड न लगाया जाए तो ये पहचानना मुश्किल है कि कौन सा सोर्स आइडियल है और कौन सा सोर्स प्रैक्टिकल है। ओके, लोड लगने के बाद ही इनका जो एक्चुअल बिहेवियर है ये बदलता है, क्योंकि अगर सोर्स आइडियल होगा तो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, वो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, लोड लगने पर उतना ही वोल्टेज मिलेगा जितना के लिए वो वोल्टेज सोर्स रेटेड था। और अगर वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकल हुआ तो लोड लगने के बाद लोड साइड में जो वोल्टेज मिलेगा वो रेटेड वोल्टेज से कम मिलेगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक प्रॉपर्टी में क्लियर हुई कि आइडियल वोल्टेज सोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज व्हाट, इट इज 0। क्लियर? ओके, and what should be the resistance of practical voltage source? So it should be very less. It cannot be 0 because that is an ideal case. So it should be very close to 0. It should be very less. Okay? तो जितने भी वोल्टेज सोर्स हम बनाते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो वो लीस्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वोल्टेज सोर्स। चलिए हम अब करंट सोर्स की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात हमारी आती है यहाँ पे करंट सोर्स की, तो हम करंट सोर्स की बात करते हैं। चलिए, करंट सोर्स में इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, ये हमारा करंट सोर्स हुआ। प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात पहले कर लेते हैं, फिर हम आइडियल की बात करेंगे। पर करंट सोर्स का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो इस प्रकार से लगा होता है, और ये टर्मिनल हो गया ए और ये टर्मिनल हो गया बी। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये 6 एम्पियर है, इसको सपोज कर लेते हैं ये 1 है, ठीक है, और इस लोड को सपोज कर लेते हैं, सपोज इट इज 5। ओके, और मुझे करंट निकालनी है कि लोड में कितनी करंट जा रही है, आई है। तो दोस्तों हालांकि मैं यहाँ पे करंट डिवाइडर का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, जो भी आपको शायद मैंने नहीं पढ़ाया है, आपने जरूर पढ़ा होगा। तो आई एल निकालने का तरीका क्या होता है, 6 एम्पियर करंट इनटू द एलिमेंट पैरेलल टू दिस, दैट इज अगर हमको 5 ओम में करंट निकालनी है तो मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा अभी। तो 6 into 1 डिवाइड बाई इन दोनों का सम, इसका और इसका सम, दैट इज 5 plus 1। क्या रिजल्ट आ गया, 6 डिवाइड बाई 6, दैट इज व्हाट, दैट इज 1 एम्पियर। आया कि नहीं आया? अच्छा, तो यार देखने की बात यह है कि हमने सोर्स लिया था 6 एम्पियर का, और हमारे पास लोड में करंट कितनी आ रही है, आई कितनी है, केवल 1 एम्पियर। तो 5 एम्पियर कहाँ गई?
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करंट निकालते हैं, इसको मैं आई कर लेता हूँ, देखो जरा कितना अच्छा लगेगा। आई कर लिया, आई कितना आ गया 6 इंटू, जब इसमें करंट निकालनी होगी तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 1, यू विल गेट 30 डिवाइड बाई 6 एंड ओ माई गॉड इट इज 5 एम्पियर। ओ सी, ध्यान दीजिएगा, तो 6 एम्पियर करंट का जो हैवी पोर्शन था 5 एम्पियर, वो कहाँ चला गया, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में चला गया। बाकी लोड को कितना गया, केवल 1 एम्पियर। तो क्या आप सोच सकते हैं कि अगर ये जो 1 है, अगर ये 1 ना होकर ये 5 होता और ये 1 होता तो क्या होता, करके देख लेते हैं, देखिए कितना अच्छा लगेगा। और यहीं से हमको बात समझ आ जाएगी कि आइडियल और प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस क्या हैं। मैंने इस बार इसको 5 कर लिया और इस बार मैंने लोड को कर लिया केवल 1 ओम कर लिया। क्लियर, ये ए और ये बी। और इस बार अगर आपने लोड में करंट निकाला आई एल कहाँ है, ये वाली करंट है आई एल और ये वाली करंट है आई। मैं अगर आई एल निकालूंगा क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 दैट इज 30 डिवाइड बाई 6 एंड यू विल गेट 5 एम्पियर। और अगर आई निकालोगे you will get 6 into 1 divided by 5 plus 1 that is 6 divided by 6 that is 1 ampere। और आपने क्या देखा, इस बार लोड जो है वो ज़्यादा करंट शेयर कर रहा है। वो कैसे संभव हो पाया, जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुई। क्लियर। और सपोज करिए अगर ये 5, ये जो रेजिस्टेंस है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर ये इनफाइनाइट होता तो क्या होता, अगर ये आप सपोज करिए अगर ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता तो आई एल निकालोगे, फिर से कर लेते हैं। आई एल क्या हो जाएगा, 6 इंटू इनफाइनाइट डिवाइड बाई इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट प्लस 1 दैट इज व्हाट इनफाइनाइट। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक चीज इम्पोर्टेंट है, इसमें करंट निकालनी है तो सॉरी 6, यस ठीक है, तो यानी कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट की बात ये कर रहा है। कहने का सेंस कुछ भी जा सकता है, मतलब अगर ये इनफाइनाइट हुआ इनफाइनाइट, ये 6 हुआ तो ये 6, ये 8 हुआ तो ये 8। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट मीन्स क्या हुआ, दिस इज व्हाट, दिस विल बी ओपन सर्किटेड एंड कंप्लीट करंट विल पास थ्रू व्हाट, पास थ्रू। तो यानी कि अगर हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स और आइडियल करंट सोर्स की बात करें तो आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होता है इनफाइनाइट, और अगर प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करेंगे तो इट मस्ट बी वेरी हाई, दैट इज क्लोज टू इनफाइनाइट एंड वी नो दैट इनफाइनाइट नॉट नंबर, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है कि हम उससे बहुत अधिक जा सकते हैं। तो हम जितना अधिक से यानी करंट, कोई करंट सोर्स होगा तो करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो हमें ज्यादा से ज्यादा रखने का कोशिश करना चाहिए, और वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हम लोग को कम से कम रखने की कोशिश करनी चाहिए। और लास्ट में छोटी सी बात मैं और कर दूं, दोनों के एक बार इक्विवेलेंट सर्किट फिर से पढ़ लिए जाए। तो अगर हम वोल्टेज सोर्स की बात करें तो वोल्टेज सोर्स का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो हम लोग कुछ इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, ऐसे दिखाया जाता है। ये हमारा वोल्टेज सोर्स हुआ विद इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी एक ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका V हो गया और ये आपका हो गया R, मैं I एंड T कर दे रहा हूँ, ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ। और करंट सोर्स की बात करें तो करंट सोर्स को हम लोग ऐसे शुरू कर सकते हैं, ये हमारा हो गया I, ये करंट हो गई, और इसके साथ हम लोग इसके पैरेलल में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगाते हैं और इसे हम लोग कह सकते हैं R इंटरनल, और ये बात होती है, ये हो गया टर्मिनल A और ये हो गया टर्मिनल B। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल, दिस इज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड दिस इज प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अगर हम आइडियल ये प्रैक्टिकल सोर्सेज हैं, ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, दीज आर प्रैक्टिकल वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज।
क्लियर। और अगर हम आइडियल की बात कर लें तो आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज की बात करें तो इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा तो इसके अंदर कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, भी जीरो। और प्रैक्टिकल करंट सोर्स होगा तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा विल बी इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट मतलब क्या बेटा हो गया, ये हो गया ओपन सर्किट, तो ये आपका इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो ये आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो गए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जो बातें की हैं वो बातें की हैं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में सबसे पहला चैप्टर उठाया दैट इज नेटवर्क एनालिसिस, और उसका सबसे पहला टॉपिक शुरू किया दैट इज 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल circuits. They are resistors, inductors, capacitors, voltage sources and current sources. So मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार पढ़ते रहें। जब भी पढ़ें कॉपी पेंसिल लेकर पढ़ें, नोट करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को मैं ध्यान रखूंगा। लेक्चर सीरीज आपको ऐसे ही लगातार मिलती रहेगी। लॉट ऑफ थैंक्स for watching us.